अब जो अपनी ज़ात में खुद एक तारीख है, तारीख के तनाजुर में मौजूदा सियासी हालात का जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आने वाली मुश्किलात हैं वो क्या सुहेल आफरीदी साहब कम करने का कोई सबब बना सकेंगे? क्या इमरान खान साहब को कोई सहूलत मिल सकेगी? क्या इमरान खान साहब के पपेट होंगे वो? इमरान खान साहब जो कहेंगे वही कर पाएंगे, और ऐसा क्या कर पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके? इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे तहरीक लब्बैक पर लगने वाली पाबंदी का। क्या माजी में सियासी मजहबी जमातों पर लगने वाली पाबंदियाँ और तहरीक लब्बैक पे लगने वाली पाबंदी, इनका कोई मवाजना बनता है? अगर बनता है तो वो क्या है? इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात कशीदा हुए, ड्यूरेंट लाइन का मामला भी उठा। इन तमाम मामलात के बाद अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे होंगे? इसके साथ साथ प्रोग्राम में ज़रूर जायज़ा लेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कैसा चल सकेगा, कैसे चलाया जा सकेगा, क्योंकि आज हमने देखा गवर्नर पंजाब का एक बयान एक तकरीब में उनकी गुफ्तगू सामने आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद फितरी नहीं है, लेकिन ये इसी तरीके से चलता रहेगा। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी के हवाले से डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया भी जा सकता है और कहा जा रहा है कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि दहशतगर्दी एक्ट के तहत इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो शामी साहब, तहरीक लब्बैक पे लगने वाली पाबंदी, इसके असरात क्या होंगे? मामलात आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? इनके वोट बैंक का क्या होगा? क्या ये किसी नए नाम से आ जाएंगे? ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात इस पाबंदी के नतीजे में पैदा हो रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तहरीक लब्बैक है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके, और पहले इसका नाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह था और फिर ये तहरीक लब्बैक हो गई और इसे फिर एक सियासी पार्टी के तौर पे रजिस्टर भी कर लिया गया इलेक्शन कमीशन में। तो अब जो इल्ज़ामात इस पर लगाए गए हैं वो आज के तो नहीं हैं, पुराने हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी इसकी झड़पें हुई थी पुलिस से, और उसमें पुलिस अहलकार जो हैं वो भी जाँ बहक हुए थे, और इनके अपने कारकुन जो हैं वो भी उनको भी नुकसान हुआ था। तो उस वक्त भी इन पर पाबंदी लगाई गई थी इसी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। अब फिर पाबंदी लगाई गई है। अब पंजाब हुकूमत ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो शवाहिद पेश किए हैं, जाहिर है कि वो अब जुडिशल स्क्रूटनी में आएंगे और तहरीक लब्बैक को मौका मिलेगा कि वो अपनी सफाई पेश कर सके या अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर सके। तो अब कानून की अदालत में फ़ैसला होगा कि ये जो तहरीक लब्बैक है उसने कितना तशद्दुद किया है और कितना तशद्दुद उस पर हुआ है। तो बहरहाल, लेकिन इसकी जो उठान थी वो तो एक सख्त गिर जमात की थी जो बड़ी शिद्दत से, जिसके कारकुन अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, सड़कों को बंद करते हैं और धरना दे के बैठ जाते हैं और फिर हुकूमतें जो हैं उनको डिस्टेबलाइज करते हैं। ये सारी बातें कही जाती रही हैं और इसके जो अवामिल हैं पस पर्दा वो भी हम सब की निगाह से ओझल नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, अब पाबंदी लगाई जा चुकी है। अब ये पाबंदी जो है उनको मौका मिलेगा कि वो एक तो इंटीरियर सेक्रेटरी के सामने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, और अगर हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत पाबंदी लगाई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे। बहरहाल अदालती जो स्क्रूटनी है वो तो उसका हक तो उनको हासिल है और अदालत के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। फिर देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। सर, नून लीग की सियासत के ऊपर और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई तहरीक लब्बैक का आप समझते हैं कि इतना वोट बैंक था कि जो हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सके, उसके खिलाफ नफरत में इजाफा कर सके, उसको आने वाले इंतखाबात के अंदर जो है वो किसी मुश्किल का शिकार कर सके? क्या हुकूमत के लिए ये कोई आसान फैसला था, या जो है वो हुकूमत ने जबर करके जो है वो इस फैसले की तरफ अपना रुख किया है? का फैसला कोई आसान फैसला तो नहीं होता, और किसी फिर मजहबी जमात पर, जब मजहबी जमात में तो फिर बड़े ऐसे कमिटेड कारकुन होते हैं और जो उनके वोटर होते हैं वही उनके कारकुन भी होते हैं। तो इस लिहाज से तो मजहबी जमातें जो हैं उनकी बड़ी अहमियत है। और ये जो तहरीक लब्बैक है ये तो चौथी बड़ी जमात थी, यानी चौथी नंबर पर इसने वोट हासिल किए थे 2024 के इलेक्शन में, और मैं ख्याल 25 लाख वोट तो सिर्फ पंजाब से मिले थे इसको, और
कुल वोटों की तादाद को 29 लाख के करीब थी। तो ये जो 29 लाख इसके जो वोटर हैं उनकी बड़ी तादाद जो थी वो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स थे, जो उससे हट के तहरीक लब्बैक की तरफ आ गए। क्योंकि गैलप का सर्वे ये बताता है कि इसके 46% जो हामी हैं जो तहरीक लब्बैक को वोट देने वाले हैं, वो उन्होंने बताया कि वो पहले मुस्लिम लीग नून की हमायत करते रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को जो ताकतें कमज़ोर करना चाहती थी उन्होंने उनके वोट बैंक को एक नुकसान पहुंचाया और उसमें शगाफ डाला और तहरीक लब्बैक जो है एक अलग जमात के तौर पर खड़ी हो गई। तो मुस्लिम लीग नून को भी इससे नुकसान हुआ। और फिर ये क्योंकि ये धरने देने की मैं बड़ी इसकी अहमियत थी, ये धरना टेक्नोलॉजी की बड़ी माहिर जमात समझी जाती है। ये रास्ते बंद कर देती थी और शहरों को मुहासरे में ले लेती थी। अब फैज़ाबाद चौक पे धरना दिया तो फैज़ाबाद यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद को काट दिया, और इस तरीके से जहाँ भी किसी बड़े शहर में धरना दिया तो कारोबारी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। तो इस तरीके से इसने अपनी ताकत का इजहार किया। और फिर पुलिस से झड़पें भी हुई। इस तरह की झड़पें जो है पुलिस से बहुत कम सियासी जमातों की देखने में आती हैं। और इसके कारकुन जो हैं फिर जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जिस तरीके से वो भत्ते वसूल करते थे या जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे और या जिस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट जो है उस पर कब्ज़ा कर लेते थे, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल लेते थे। अब ये सारी बातें हुकूमत ने कही हैं। अब इससे किस हद तक सदाकत है और किस हद तक इल्ज़ामात है सब महज, ये तो अब अदालत में जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इसके असरात तो हमने देखे हैं ना। तो ये एक बड़ी एक शिद्दत से एक अपने नुक्ता नज़र इज़हार करने वाली जमात थी। इसकी मुमासलत MKM से ढूंढ सकते हैं। MKM के जो तर्ज सियासत है तो इस लिहाज से तो बहरहाल अब MKM पर तो पाबंदी नहीं लगी और बहुत अरसे तक, और MKM जो है वो तो अपना ये सारे काम करती रही। तशद्दुद का मुजाहरा भी होता रहा, दबाव भी डाला जाता रहा और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनसे झड़पें भी जारी रहीं। लेकिन बहरहाल अब तहरीक लब्बैक जो है वो एक कटहरे में आ गई है। अब देखते हैं कि उस कटहरे से उसके मुस्तकबिल का फैसला क्या होता है। अच्छा सर, माजी में मजहबी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियाँ लगती रही हैं। मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगी, मौलाना मौदूदी को सजाए मौत भी हुई। उसके बाद हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सुन्नी तहरीक पर पाबंदी लगी, सिपह साहबा के ऊपर पाबंदी लगी। यानी कि पाकिस्तान में मजहबी सियासत करने वालों के ऊपर वक्तन फ़वक्तन पाबंदियाँ लगती रहती हैं। क्या तहरीक लब्बैक को इन तमाम जो मैंने नाम लिए उसमें से किसी के साथ मुमासलत इसकी नज़र आती है आपको, या ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस था? देखिए, सुन्नी तहरीक भी कोई सियासी जमात नहीं है और इसी तरीके से आपने जो सिपाह साहबा का नाम लिया उसको भी हम सियासी जमात नहीं कह सकते। वो एक मसलक की जमातें हैं जो अपने मसलक का प्रचार ज़ोर शोर से करती हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है उसे आप उसे भी मजहबी जमात नहीं कहा जा सकता मखसूस मानों में। वो एक सियासी जमात थी और उस पर जो पाबंदी लगी वो सियासी वजूहात की बुनियाद पर लगी थी। उसमें कहा गया था कि वो तालिब इल्म जो हैं उनको सियासत में मुलव्वस करते हैं जमात इस्लामी वाले, और इस तरह के दूसरे इल्ज़ामात थे। कोई मजहबी नौइयत का इल्ज़ाम उन पर नहीं था। उन्होंने अदालत में अपना मुकदमा लड़ा और वहाँ वो जीत गए और जमात इस्लामी से पाबंदी ख़त्म हो गई। अब ये जो तहरीक लब्बैक है अब ये भी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, ज़ाहिर है कि जो इल्ज़ामात बड़े संगीन नौइयत के हैं, लेकिन जब तक वो अदालत में साबित ना हो जाए तो वो इल्ज़ामात हैं, उसको मौका मिलेगा अपनी सफाई पेश करने का। और अगर वो सफाई अपनी पेश कर सकेगी और अदालत को मुतमईन कर सकेगी तो फिर शायद उसको अपना रोल अदा करने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसे उसके जो मुतल्लिकीन और मुतवस्सिलीन हैं उनको कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल एक पुरअमन सियासी जमात के तौर पर तो काम के दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप अपने हदूद से तजावुज़ करें तो फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। शामी साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो आपसे KPK में हुकूमत की तब्दीली हुई है, अभी तक आफरीदी साहब कोई ऐसा काम नहीं कर सके कि जिसे आप कहें कि वो उन्होंने कोई छक्का मार दिया है या आने के साथ ही